आपका स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल हिंदी साहित्य में। यहाँ पर आप सुनते हैं हिंदी की उत्कृष्ट कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है विहान की आहट और लेखिका हैं समकालीन हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार वंदना वाजपेयी जी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। झमझम झमझम बाहर तेज बारिश की आवाज़ें बंद खिड़की के पार से आ रही हैं। ये बारिशें हर बार एक सी कहाँ होती हैं। खबरें बता रही हैं कि यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। सड़कों के भरे होने के कारण लोग घंटों जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं। मॉम ने भी बालकनी के सारे गमले हटा दिए हैं ताकि अतिरिक्त पानी से नन्हे पौधे मर ना जाएं। सब तरफ पानी ही पानी है, पर उसके मन की धरती वैसी की वैसी ही बंजर है। वहाँ एक बूंद भी नहीं बरसी है। उसने तकिए से कानों को कसकर दबा लिया ताकि ये आवाज़ें उस तक ना पहुँचें। रात भर की जागी आँखें सुबह नींद के कुछ पल तलाशना चाहती थीं। इसीलिए उसने पहले ही ऑफिस में फ़ोन करके कह दिया था कि आज वर्क फ्रॉम होम करेगी। तैयार होने और जाने का 1 घंटा बच जाएगा। इतने में एक झपकी ले लेगी। पर ये बारिश की आवाज़ें सोने दें तब ना। करवट लेते ही उसका हाथ पलंग के दूसरे खाली हिस्से से जा टकराया, जैसे बिजली का करंट लगा हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। ना आती हुई नींद मीलों दूर खिसक गई। वो कौन है जिसने दुनिया में प्रचारित कर दिया है कि किसी पुरानी आदत को छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है और नई आदत को बनने में भी? क्या उसे नहीं पता कि लोग भी हमारी आदत में शुमार होते हैं? 21 दिन क्या, कई बार 21 जन्म तक ये आदत नहीं छूटती। और अभी तो 8 महीने ही गुजरे हैं। आजकल अपने बिस्तर से कमरे के दरवाजे तक की दूरी उसे डरावनी लगती है। अपने बेडरूम के दरवाजे से घर के मेन गेट तक अक्सर मॉम डैड के उदास चेहरों और उनकी आंखों में अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की बेसब्र बेचैनी उसके पैरों में हजार हजार कांटे बनकर चुभती है। इसलिए घर में रहने वाले घंटों में वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर अपने को कैद रखती है। उसके कमरे में कैद होने के साथ ही मॉम डैड खुले घर में कैद हो जाते हैं। एक ही दरवाजे से एक साथ दोनों तरफ सिर्फ कैद है। पर यह समाधान तो नहीं, ख़ास तौर से ये जानते हुए कि मॉम और डैड गलत तो नहीं हैं। गलत तो मम्मी पापा भी नहीं हैं और वो भी नहीं। पर जब कोई गलत नहीं है तो कुछ भी सही क्यों नहीं है? सब अपना अपना सही लेकर घायल हैं। लहूलुहान मन कोई बारिश तलाशता है। पर ऐसी कौन सी बारिश है जिससे एक साथ एक ही वक्त में सब तृप्त हो जाएं? नियति ने उसे ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां उसके अपने ही बटे हुए हैं। एक का सुख दूसरे का दुख है। सब उसे अपने पाले में खींच लेना चाहते हैं, पर उसका सुख? घर बाहर संभालती 32 साल की कृति सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर वालों के हिसाब से इतनी समझ कहाँ है कि वो आगत भविष्य का सही मूल्यांकन कर सके। शायद वे सही भी हों, क्योंकि वो कहाँ जानती थी कि मेडिकल साइंस का एक वरदान जिसे उसने अपने भविष्य की खुशी के प्रति आश्वस्त होने के लिए चाहा था, आज उसे इतने सारे प्रश्नों में उलझा देगा। ये जीवन हम पर न जाने कितनी यात्राएं आरोपित करता है, अनदेखी अनजानी। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे ही आंखें मलते हुए 6 साल पहले की स्मृति के उस दृश्य लोक में प्रवेश किया जहां सपनों से भरी कृति एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इंजीनियरिंग तो उसने सामान्य कॉलेज से की थी, जिसका खामियाजा कम पैकेज वाली नौकरी पाकर चुकाना पड़ा था। फिर नौकरी छोड़ MBA एंट्रेंस की जमकर तैयारी की। यूँ कहें कि किताबों में खुद को इस कदर डुबो दिया कि साल भर आईना भी नहीं देखा। आखिर मनचाहा कॉलेज मिल ही गया। इटावा से बहुत दूर केरल की सुरम्य वादियों में उसका नया पनाह स्थल था। सिलेक्शन के बाद जब उसकी निगाहें अपने कोर्स पर फोकस करने, कैंपस इंटरव्यू, इंटर्नशिप, मनपसंद पैकेज, पोस्टिंग पर थीं, तब मम्मी पापा की आंखों में उसका घर बस जाने का सपना हावी था। घर की हवाओं में एक ही बात थी, अभी से बात चलाना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं लड़का मिलेगा। आखिर लड़कियों को एक दिन जाना ही होता है। हवाओं ने कब सीमाओं को माना है? वो बिना इजाज़त चिट्ठियाँ बांटती है। वो हर बार जवाबी चिट्ठी में एक ही उत्तर देती, अभी तो मुझे सेटल होना है, शादी के बारे में फिर देखा जाएगा। और उधर का तापमान अचानक से बढ़ जाता। ऐसा नहीं था कि पापा उसे पंख देकर उड़ने नहीं देना चाहते थे, पर विकास की तेज दौड़ के बीच भी छोटे शहरों की सोच अभी छोटी ही थी।
आम सोच थी कि अच्छे लड़के 28 से 30 के बीच में निपट जाते हैं, फिर तो बच्चे खुचों से समझौता करना पड़ता है। खास बात यह है कि वे 4 लोग जो जीवन में बड़े खास होते हैं, हमारे जीवन में सारा रायता वही फैलाते हैं। इन्हीं में से कुछ खास अक्सर मम्मी के पास आते और कहते, अब 26 की हो रही है कृति, बिटिया घर में बिठानी है क्या? और बस मम्मी की धड़कनें बढ़ते देर न लगती। शाम को पापा के आते ही शिकायत करना शुरू हो जाता, जानते हैं फलानी क्या कह रही थी, आप तो ध्यान ही नहीं देते हैं। अब किसी पिता को अपनी बिटिया बड़ी लगी है क्या अभी तक, जो आपको लगेगी? और वे मम्मी के आगे हथियार डालते हुए आगे विवाह के लिए लड़कों की खोज में लग जाते। शादीब्याह.com पर जयंत की प्रोफाइल पहली नज़र में मम्मी पापा को भा गई थी। पैसे वाले परिवार का इकलौता बेटा जयंत, जो खुद IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। हंसमुख दिलदार जयंत उससे 2 साल बड़ा था। पहली मुलाकात में ऐसा लगा कि दोनों वर्षों से एक दूसरे को जानते हों, अब परिचय की कोई दीवार हो ही ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर लगता है कि अपने ही वजूद के किसी छूटे हुए हिस्से से मिल रहे हों, जिन्हें आँख नहीं मन पहचानता है। जयंत उन्हीं में से था। फिर भी सगाई करने से पहले घर वाले चाहते थे कि दोनों आपस में खूब मिलजुल लें, ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान समझ लें। फिर तो रोज़ घंटों फ़ोन का सिलसिला चल पड़ा। उसके सपने, उसकी चाहतें, उसके अरमान जयंत ने हाथ बढ़ाकर थाम लिए थे। बात बात में बंदा हाजिर है कहने वाले जयंत ने विवाह से पहले ही उसे अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया था। उसी ने कहा था कि पहले पढ़ाई पूरी करो, मन का जॉब ज्वाइन कर लो, फिर शादी करेंगे। वो उसका मुंह देखती रह गई थी। उस दिन समझ में आया था कि जब प्रेम गहराता है तो शब्द मौन हो जाते हैं। जयंत ने इंतजार किया भी था। यूँ जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष की कठोर भूमि को उसने ही चुना था, और जयंत ने इंतजार के उन सालों में रूमानी बातों में भटकाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। हर बार उसकी बातों में उसकी पढ़ाई, तैयारी, सपने ही होते थे। उसके इस यज्ञ में समिधा बनकर जयंत भी जला था। वो सोचती कि उसकी कल्पना में भी कभी सपनों का राजकुमार नहीं था, फिर हकीकत में कैसे सामने आ गया? क्या परी कथाएं सच होती हैं? उसकी डिग्री कंप्लीट हुई, मनचाहा प्लेसमेंट, बढ़िया पैकेज मिला, तब दोनों ने शादी की हरी झंडी दिखाई। घर वाले तो तैयार थे ही, फिर चटपट शादी और यूरोप में हनीमून। जयंत ने ही नहीं, जिंदगी ने जैसे बाहें फैलाकर उसके जीवन की इस पारी का स्वागत किया था। आमतौर पर लड़कियां अनेक आशंकाओं से भरकर ससुराल जाती हैं, पर यहाँ तो मॉम और डैड उसके मम्मी पापा से कहीं बढ़कर प्यार करने वाले निकले। जिंदगी की गाड़ी जब आगे बढ़ी तो वो 2 से 3 होने की योजनाएं बनाने लगे। प्यार के पलों में जयंत अक्सर उससे कहते, मुझे तुम्हारी जैसी गुड़िया चाहिए, और वो कहती, मुझे तुम्हारे जैसा गुड्डा। मीठी सी नोक झोंक के बाद तय होता कि जुड़वा बच्चे चाहिए उन्हें, एक गुड्डी और एक गुड्डा। मनचाही यात्रा में सपनों की ट्रैक पर तेज भागते हुए उसके कदम अचानक ही उस दिन थम गए जब जयंत के ऑफिस से उसके बेहोश होने की खबर आई। हॉस्पिटल, ढेर सारे टेस्ट, स्टेज 3B कैंसर का डिटेक्ट होना, सब कुछ ऐसे हुआ जैसे दूर क्षितिज पर बैठे किसी चितेरे ने एक पल में यवनिका खींचकर दिन को रात में बदल दिया हो। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर ने उन दोनों को अपने पास बुलाया था। देखिए, कैंसर अब लाइलाज नहीं है। आपको हिम्मत और हौसला बनाए रखते हुए हमें सपोर्ट करना है। हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आप दोनों यंग हैं और अभी आपके बच्चे नहीं हैं। जी मतलब? अनायासी उसने पूछा। देखिए, इलाज के दौरान स्पर्म काउंट और क्वालिटी में फ़र्क पड़ सकता है, जिससे आगे आपके पिता बनने में समस्या आ सकती है, डॉक्टर ने जयंत की ओर देखते हुए कहा। फिर? जयंत ने किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर पूछा। उसे लग रहा था कि जिस कृति के जीवन में वो हर रंग भरना चाहता था, उससे माँ बनने की खुशी भी छीन लेगा। ऊपर वाला इतना क्रूर तो नहीं हो सकता। डॉक्टर ने टेबल पर रखा उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑन्को फर्टिलिटी मेडिकेशन में इसका उपाय है। आप अपने स्पर्म को फ्रीज करवा सकते हैं। आज हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन सुविधा उपलब्ध है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पर स्पर्म्स को इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, फ्रीज करना और स्टोर करना शामिल है। इसे तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक आप माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं।
हजारों प्रश्नों के साथ वो दोनों कभी एक दूसरे को तो कभी डॉक्टर को देखने लगे। कुछ देर की चुप्पी को उसी ने तोड़ा। डॉक्टर, क्या आपका मतलब है स्पर्म डोनेशन? नहीं, डोनेशन नहीं। तो? आप दोनों काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। स्पर्म डोनर के लिए जाने वाले स्पर्म आमतौर पर ICMR से मान्यता प्राप्त सीमेन बैंक में जमा किए जाते हैं, जबकि फ्रीजिंग के मामले में स्पर्म को ART क्लिनिक में फ्रीज किया जाता है। इसकी लेबलिंग और मेडिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, मतलब इसे केवल आप दोनों ही निकलवा सकते हैं, यानी बच्चा आपका ही बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा। स्पर्म डोनेशन में डोनर की पहचान छुपा कर रखी जाती है, यानी बच्चे के पिता का नाम पता नहीं किया जा सकता, बशर्ते परिवार का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से डोनर हो। डॉक्टर की बात खत्म करते ही तीनों के बीच चुप्पी पसर गई, जिसे डॉक्टर ने ही तोड़ा। देखिए, आप लोग थोड़ा समय ले सकते हैं, डिस्कस करके बाद में बता सकते हैं। ठीक है, हम सोचकर बताते हैं। चलो जयंत, उसने कुर्सी धकेलते हुए कहा। नहीं, डिस्कस क्या करना है, डॉक्टर सही कह रहे हैं। डॉक्टर प्लीज़ हमें आगे के लिए गाइड करिए। जयंत ने तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। यहाँ भी जयंत ने उसकी खुशी को उससे पहले ही समझकर आगे बढ़ जाना स्वीकार किया। घर आकर उसने बेडरूम की दीवार पर 2 जुड़वा बच्चों का एक चित्र चिपका दिया। जानती हो कृति, इलाज में समय लगेगा। मैं जानता हूँ कि तुम अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन इस बीच थोड़ा सुधार होने पर तुम कभी भी माँ बनने का डिसीजन ले सकती हो। अभी इस तस्वीर से ही काम चला लेते हैं, फिर हमारे गोलू मोलू आ जाएंगे। जयंत ने उसे छेड़ते हुए कहा। बात तो ठीक है हुजूर, पर गोलू मोलू ये भी कोई नाम है? उसने जयंत के सीने से लगते हुए कहा। अच्छा बाबा, मेरी कृतिका और तुम्हारा? जयंतेश, उसने अधूरी बात पूरी करते हुए कहा। मन भी कैसा होता है, वो बीरबल की खिचड़ी वाले धोबी के दिए की तरह कोई ना कोई दिलासा पाल लेता है। कठोर बीमारी के कठोर इलाज की ओर बढ़ते हुए वे दोनों अपने अजन्मे बच्चे के आगमन के उल्लास में पूरी तरह डूब जाना चाहते थे, पर मन का सोचा हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। कैंसर का इलाज शुरू हुआ। शुरुआत में सुधार दिखा, पर उसके बाद स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ, देखभाल, इलाज भी काम नहीं आए। एक सांस भी इंसान के हाथ में कहाँ है। यही वो जगह है जहाँ आकर इंसान बेबस हो जाता है। जीवन भर का साथ समय की छोटी सी पगडंडी पर चलकर समाप्त हो गया। इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पूरी दुनिया होती है। वो उसके लड़खड़ाते ही लड़खड़ा जाती है। यूँ तो गिरना, संभलना और उठना जीवन की किताब के अध्याय हैं, पर कभी कभी एक ही जीवन में शब्दशः दोबारा चलना सीखना पड़ता है। तब अपने उत्साहित चेहरे के साथ आजा आजा की आवाज़ लगाने वाले माता पिता नहीं होते, ना ही हर बार गिरने उठने में हर नए कदम के साथ कुछ नया सीखने का उल्लसित एहसास। ड्राइंग रूम में सोफे पर बेफिक्र खिलखिलाते जयंत की जगह सोफे के पीछे उसकी माला चढ़ी फोटो टंग गई। पूरा घर शोक की चादर से ढका सिसक रहा था। वो भी अभी हंसना सीख भी नहीं पाई थी और ये पहाड़ उस पर टूट पड़ा। मम्मी पापा ने कितनी बार कहा कुछ दिन उनके पास आ जाए, पर वो नहीं गई। कुछ घर के चप्पे चप्पे पर बिखरी जयंत की स्मृतियों ने उसे थाम लिया था, और कुछ मॉम की हालत ने। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इकलौता बेटा खोया था। महीनों बीत चले थे। नींद की गोलियां खाने के बाद भी आंखों ने झपकने से मना कर दिया था। रुके हुए जीवन में हर रोज वे तीनों सांसों की आरोह अवरोह को संतुलित करने का प्रयास करते। उस दिन सुधा आंटी आई थी। उनका भी एक बेटा नहीं रहा था। बातों बातों में उन्होंने मॉम से कहा कि तुम्हारा दुख समझ रही हूँ मैं। छाती फटती है औलाद के गम से। मेरे तो 2 बच्चे थे। यूँ तो केशव के ना रहने का दर्द तो कभी नहीं मिट सकता, पर कुशल और उसके बच्चों में मन लगा लिया। जिंदगी तो काटनी ही है। काश जयंत का कोई बच्चा होता तो एक निशानी तो होती। तुम सब भी उसमें लग जाते तो घर यूं काटने को तो न दौड़ता। आंटी चली गई, पर जयंत की निशानी का एक बीज मॉम के मन में बो गई। उदास वीरान आंखों में आशा की एक किरण चमकी और मन सारे तटबंध तोड़कर किसी बरसाती नदी सा उफन पड़ा। रात को सोते समय अचानक से मॉम उसके कमरे में आ गई। उसे उठाकर गले लगाकर रोने लगी। मेरे जयंत को वापस ले आओ कृति, मेरे जयंत को वापस ले आओ। मॉम संभालिए अपने आप को प्लीज़ मॉम, कहकर वो भी रोने लगी। मॉम ने रोते रोते उसके दोनों गाल अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा कृति,
वो तुम लोगों ने, वो मेरे जयंत के भावी बच्चे के लिए। बेटा इस घर को छोटा जयंत दे दो, इस घर को छोटा जयंत दे दो। मॉम, उसने हाथ झटकते हुए कहा। बेटा प्लीज़। अब की मॉम ने उसके पैर पकड़ लिए। किसी तरह से वो अपने पैरों को छुड़ाकर बाथरूम की ओर भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। धड़कनें तेज़ बढ़ी हुई थीं। लग रहा था दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मॉम ने बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। शायद डैड को पता चल गया और वो मॉम को लेकर चले गए। देर तक रोने और चीखने की आवाज़ें आती रहीं। जब बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गईं तब वो धीरे से निकली। डैड ने बताया कि मॉम को नींद का इंजेक्शन दिया है, कल क्लिनिक पर जाकर दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, जयंत के जाने से सुध-बुध खो बैठी हैं, कुछ भी बोल रही हैं, इग्नोर करना बेटा। वो अपने कमरे में चली आई। जयंत के जाने के बाद उसने पहली बार दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। दरवाज़ा खुला होने से उसे एहसास होता था कि दिल घबराएगा तो बाहर चली जाएगी, ड्राइंग रूम में बैठ जाएगी, लॉन में टहलने लगेगी, किचन में कॉफ़ी बनाकर पिएगी। पर अब वो जयंत की निर्मम यादों के साथ अकेली थी। वही बिस्तर, वही सलवटें, वही बाहों के घेरे, वही 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 सब कुछ वही। कैसे भागे, कहाँ भागे? घबराहट उसने मम्मी को फ़ोन किया, जो जैसा था एक सांस में सब बोलती चली गई। मम्मी बहाव के दूसरे किनारे पर थी। देखो कृति बेटा, कहना तो नहीं चाहती थी, तुम्हारे दुख से हमारी भी छाती फटती है, पर ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ऐसे कब तक अकेले ज़िंदगी काटोगी? आखिरकार तो तुम्हें भी कोई साथी चाहिए। कुंवारी लड़की की तो शादी मुश्किल है, बच्चे वाली का हाथ कौन थामेगा भला? मम्मी बस करो, जयंत को क्या लगेगा? कहकर वो फपक फपक कर रोने लगी। नहीं कहती मैं बेटा, समझती हूँ कि अभी तुम्हारा भी घाव कच्चा है, पर इन परिस्थितियों ने मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया। मम्मी की नम पड़ती आवाज़ सिसकियों में बदल गई। पर वो तो सारी रात सिसकती रही। जयंत के साथ देखे गए साझा सपनों की गूंज उसके चारों ओर किसी अनहद नाद सी गूंजने लगी। कृति, हमारे बच्चों के अलग अलग कमरे होंगे। कृतिका का कमरा ब्लू और जयंतेश का कमरा पिंक करवाएंगे। मैं उनके लिए साझा देखे गए सपनों को वो अकेले कैसे पूरा करेगी? नहीं कर पाई तो फिर जयंत वहाँ अकेले कितना तड़पेगा? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगले पल मन ने पाला पलटा। उसके पास भी तो जयंत होगा रूप बदल कर। उसका जयंत। उस दिन से घर के अंदर भी जैसे कर्फ्यू लग गया। सारा सारा दिन वो ऑफिस में बिताने लगी। शनिवार इतवार को भी वो ज़रूरी काम है कहकर ऑफिस निकल जाती। घर बस सोने भर को रह गया, उस सोने भर को जिसमें नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। एक दरवाज़ा बंद होते ही घर के अंदर कैसे दो घर बन गए थे। कमरे से बाहर निकलना किसी सज़ा से कम नहीं होता। मॉम की याचना से भरी निगाहें उसे भीतर तक तोड़ देती। अजीब से अपराध बोध से भर जाती वो तो कभी मम्मी की चेतावनी सिर में घंटियों की तरह बजने लगती। पागल हो गई है क्या? तुरंत बैग पैक करके घर आ जाओ। अस्थिर मन के फैसले पानी पर खींची लकीर से होते हैं, एक लहर बना देती है, एक मिटा देती। पता नहीं मॉम तक मम्मी का डर कैसे पहुंच गया, या सारी स्त्रियां एक जैसा सोचती हैं। उस दिन वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि मॉम उसके आगे आ गई। कृति बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। मैंने बेटे को खोया है तो तुमने भी पति खोया है। कब तक उसकी यादों के सहारे बैठोगी? तुम कहीं और घर बसा लेना। बस मेरा जयंत मुझे लौटा दे, मैं उसे पालूंगी, मैं उसे बड़ा करूंगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बेटा। कहते हुए उन्होंने अपनी झोली फैला दी। मॉम, मैं उसकी हिचकियाँ बंध गईं। क्या करे वो, कहाँ जाए? वो भी तो माँ बनना चाहती थी जयंत के बच्चे की, पर जयंत के साथ मिलकर उसे बड़ा करना चाहती थी। यूँ इस तरह अकेले एक बच्चे को बिना पिता के दुनिया में लाना क्या उचित है? क्या सही है, क्या गलत है? इकलौती बेटी होने के कारण ले देकर एक मम्मी ही बचती जिनसे वो मन की बात साझा कर सकती थी। वो भी दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। आज भी जब मम्मी को बताया तो उनका स्वर उग्र हो गया। ये क्या बात हुई? मती मारी गई है तुम्हारी? मान लो तुमने बच्चा जन्म भी लिया तो क्या होगा, सोचा है कभी? सबको बताती फिरेगी क्या कि ये बच्चा जयंत के का है? फिर मानने वाले की मर्जी है, माने या ना माने। यहाँ अच्छी भली लड़कियों के तो चाल चरित्र की रिपोर्ट बन जाती है। उसे आश्चर्य हुआ कि मम्मी से स्पर्म शब्द भी नहीं कहा गया। सितार के तार अगर ज़्यादा कस दो तो उनसे सुर नहीं निकलता।
वो टूटने लगते हैं। उसके जीवन की सरगम तो पहले ही ईश्वर ने छीन ली थी, अब दोनों तरफ से कसे जाते तार से टूटती जा रही थी वो। एक दिन मम्मी आई। समझाने तो मॉम को आई थी, पर उनकी दशा देखकर विचलित हो गईं। अपने बेटे के लिए तड़पती मॉम के गले से लगकर मन पिघलने लगा। मॉम ने आशा की दृष्टि से मम्मी को देखा। एक बार फिर हारे मन ने संबल तलाशा। कृति को समझाइए ना प्लीज़, आपके कहने से मान जाएगी। वो मेरे जयंत को लौटा दे, फिर जहाँ चाहे रहे, जो चाहे करे, कुछ मांगूंगी नहीं। फ़ोन पर उसे सलाहों के पुलंदे थमाती मम्मी भी पीड़ा की नदी में बह गईं। कुछ बोल नहीं पाईं। ज़्यादा से ज़्यादा जी 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 शब्द कहकर उनकी पीठ सहलाने लगीं। डैडी आए थे मॉम को संभालने। बाद में डैड के सामने उन्होंने अपनी फिक्र दर्ज की। कैसे कह दूं कृति से कि ममता का नाता जोड़कर तोड़ दे। फिर अभी दुख गहरे धंसा है। बच्चे का फैसला न उसके हित में होगा न बच्चे के। मम्मी के प्रश्न पर डैड ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें, कृति हमारी भी बेटी है, उसके साथ कुछ भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। जयंत डैड का दोस्त था, दाहिना बाजू था। डैड अपने दुख को आंखों में भी न लाकर 3 माओं के साथ खड़े थे। हर किसी का दर्द कम करने की कोशिश करते। सारे युद्ध रक्तपात के लिए ही नहीं होते, कुछ युद्ध विनाश के बाद बसावट के लिए भी होते हैं, जहां घायल मानवता के चिन्ह सहेजे जाते हैं। डैड उसी युद्ध में रत थे। अब उसके बेडरूम और घर के बीच का दरवाज़ा खुला रहने लगा था, पर चुप्पियों के कई कई दरवाजे बन गए थे। उसकी खामोशी मॉम को उसका प्रबल विरोध लगती, इसलिए अब वो दूसरे विकल्प तलाशने लगी थी। उस दिन लाख मना करने के बावजूद मॉम गई थी ART क्लिनिक में। वे डॉक्टर से जिरह करती रहीं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कृति ही जयंत के उस जैविक अंश को यहाँ से लेकर परिवार की किसी अन्य महिला को दे दे। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ऐसा करना गाइडलाइंस के खिलाफ है। वो स्वयं ले सकती है या डोनेट कर सकती है, और डोनेट करने के बाद गाइडलाइंस के अनुसार उसकी पहचान गुप्त हो जाएगी। यानी ले देकर माँ बनने का फैसला लेना या नहीं लेना कृति के हाथों में ही था। उस दिन के बाद से मॉम ने उससे कुछ नहीं कहा, पर उनकी याचक निगाहें उसे अपराध बोध से भर देती। मम्मी का बार बार जिंदगी को आगे देखने का दबाव उसे झकझोर देता। और वो खुद क्या है? वो स्वार्थ से भरी, ग्लानि से भरी, अपराध बोध से भरी, दुख वियोग से भरी एक जिंदा लाश जैसी, जिसे पल पल खुद को ढोना है। उस दिन से सब अपने अपने सच, अपनी अपनी चाहत, अपने अपने दर्द के साथ अपने अपने घेरों में कैद हो गए हैं। विज्ञान का ये वरदान उसके जीवन में इतने प्रश्न उठाकर लाएगा, उसने कहाँ सोचा था। ये रातें सुरसा के मुंह से भी लंबी थीं। किसी भी आत्मीय रिश्ते में 2 के बीच में तीसरे की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब हर तीसरा व्यक्ति सलाह दे रहा था। सर्दी की दोपहर अलसाई सी शाम की गोद में लेटी थी कि उसे फिर से नींद से जगाने मीरा आंटी अपनी बेटी गर्विता के साथ आईं। मीरा आंटी की बेटी वकील थी। उनके पास मॉम को दिलासा देने के लिए कानून के हाथ का जिक्र भी था। उन्होंने मॉम को समझाया, तुम्हारा इकलौता बेटा था जयंत, उसने वंश बढ़ाने के लिए ही ये फैसला लिया था। अब बहू नहीं चाहती तो फिर उम्र भी कम है, कल को दूसरी शादी करेगी ही, फिर बच्चा ले जाएगी अपने साथ। तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हें हॉस्पिटल के खिलाफ कानून का सहारा लेना चाहिए। मॉम ने उसकी तरफ एक बार नज़रें उठाकर देखा, फिर झुका ली। आंटी, अस्पताल न्यायालय से ऊपर नहीं है। माना कि कड़े कानून हैं, पर हमारे देश में मानवता को तरजीह दी जा सकती है। सरोगेसी की सुविधा उन माता पिता को मिलना कानूनी है जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्योंकि आपके एक ही बेटा था, इसलिए हम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं कि बहू के इनकार करने की स्थिति में दादा दादी को अपना वंश चलाने के लिए अस्पताल से बेटे के स्पर्म प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। गर्विता ने बात को साफ किया। इससे पहले कि मॉम की आंखों में आशा के जुगनू चमकते, डैड ने तुषारापात कर दिया। क्या हो गया तुम्हें संध्या? तुम ही तो कहती थी कि कृति के आने से 2 बच्चे हो गए तुम्हारी आंख का तारा थी वो। अब इसकी उसकी बातों में आकर ये भी भूल गई हो क्या? मॉम चुप रही। ये तो सोचो, जयंत कितना प्यार करता था उससे। ये उन दोनों का साझा ख्वाब था जिसे अधूरा छोड़कर वो चला गया। कभी सोचा है कि क्या वहाँ बैठा हमारा जयंत पसंद करेगा कि कृति के अलावा कोई और स्त्री उसके बच्चे को जन्म दे? फिर हम नहीं रहेंगे तब? बच्चा कोई मांस का पिंड नहीं है। मॉम दरवाज़ा भेड़कर अंदर चली गई। देर तक सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं। डैड सिर पर हाथ रखे सोफे पर पसरे रहे।
और वो अपने कमरे में सिकुड़ी सिमटी बदले हुए इस दृश्य की साक्षी बनी रही। अगले ही दिन डैड ने ग्रीफ काउंसलर से मदद लेने की सोची। निहारिका जी ने सबसे बात की और डैड से कहा, घाव भरने में समय लगता है, बेहतर होगा कि आप कृति को यहाँ से कहीं दूर भेज दें। दोनों एक दूसरे के दर्द को अनजाने ही बढ़ा रही हैं। कभी कभी दूरियां नज़दीक आने का माध्यम बनती हैं। ये बात न कृति को अच्छी लगी न मॉम को। उन्होंने जी भर विरोध भी किया। डैड मम्मी पापा के कई बार समझाने के बाद आखिरकार कृति ने अपना तबादला लखनऊ में करवा लिया। उसके सामान की पैकिंग हो रही थी। एक बार फिर जड़ से उखड़ कर बसना था। ये सज़ा उसे ही क्यों मिली कि प्रश्न सिर उठा रहे थे। यहाँ जयंत मन भराता था। बार बार मॉम के कमरे की ओर झांक लेती। जब से उसका लखनऊ जाना तय हुआ था, मॉम कमरे से निकली नहीं थी। खाना भी डैड देकर आते थे। जाने का समय हो गया, कैब आ गई थी। उसने सामान मेन गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी मॉम आई और उसके हाथ में एक जार थमाते हुए कहा, ये कटहल का अचार लेती जाना, तुझे पसंद है ना? उसकी आंखें बरस पड़ी। मॉम पलटकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कृति की ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही उसने पलक को कॉल करके आने की सूचना दी और टैक्सी बुक करके अलीगंज की ओर चल दी। सारिका, पलक और उसका शेयर्ड फर्निश्ड फ्लैट था। पलक उसके लिए नई थी, पर सारिका से बचपन के परिचय की पुरानी डोर थी। 9वीं के बाद उनके विषय और रास्ते अलग हो गए थे। अब वो बैंक में जॉब कर रही थी। संडे का दिन होने के कारण वो दोनों घर में ही थीं। फ्लैट में पहुंचते ही उन्होंने उसका स्वागत किया। अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के बाद उसने खिड़की खोली। धूप बिस्तर पर अठखेलियाँ करने लगी। उसे लगा कि 100 किरणों का रूप धर जयंत उसे बुला रहा है। वो बिस्तर का कोना पकड़कर फपक उठी। कैसी विडंबना है कि हम जिन्हें मन में बिठाए रहते हैं, उनकी ही यादों की तड़प से बचने के लिए जगह बदलते हैं। दिल्ली में मॉम का सूनापन और गहरा गया था। उस दिन देर तक सोती रहीं। जब उठी तो डैड ने सुबह की चाय के साथ अध्यात्म की कुछ किताबें मेज पर रख दी। उन्होंने चाय पीकर किताबों को उल्टा पलटा। वासान से जीर्णान यथा विहाय, पर मन नहीं लगा। बाहर गुनगुनी धूप थी। कुर्सी लॉन में डाल ली, तभी डॉक्टर निहारिका आ गई। अरे वाह, धूप में बैठी हैं, कोई आया था क्या? उसे देख खाली मन सब्र खो बैठा। कौन आएगा? कृति और जयंत के बाद अब इस घर में दीवारों पर सिर मारने के लिए हम दो अकेले ही बचे हैं। निहारिका एक दो पल मौन रही, फिर बोली, आपने क्या पढ़ा आज? कुछ नहीं, चलिए पार्क का एक चक्कर काट कर आते हैं। उसका लखनऊ के ऑफिस में पहला दिन था। नया काम, नया वातावरण। दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। खाना ऑर्डर करना भी भूल गई। शाम को किचन में बिस्कुट ढूंढ रही थी कि सारिका आ गई। अरे डियर, फ्रिज में मेरी चाउमीन पड़ी है, खा लो। आज खाना बनाने वाली अम्मा आई नहीं थी तो ज़्यादा ही मंगवा ली। उसके खाते समय सारिका भी पास बैठी रही। थोड़ी देर में पलक भी टहलते हुए आ गई। रात को अपने कमरे में वापस आई तो उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। कितने दिनों बाद इस तरह किसी अलग विषय पर बात हुई थी। लेकिन यहाँ भी ज़्यादातर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहता। मम्मी फ़ोन पर कहती, अपने आप से बाहर निकल कृति, दोस्त बना। अब इतनी जल्दी दोस्त कहाँ बनते हैं, ख़ास तौर से तब जब उसका मन इतना चिड़चिड़ा सा हो गया था। हर सीधी बात के कई टेढ़े अर्थ निकाल कर रख देता। अब ऑफिस के कलीग गौरव ने ही जब जयंत के बारे में कुछ पूछ लिया तो खुद को संभाल नहीं पाई। यादों का पूरा ताना बाना खुल गया। उस दिन काम पर भी फोकस नहीं रहा। घर जल्दी लौट आई। मन खुद से जूझता रहा। लोगों में इतनी सी भी समझ क्यों नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सब ये सोचकर क्यों नहीं बोलते कि किसी को चोट लग सकती है। अपनी ही गफलत से न निकल पाने पर उसने निहारिका से फ़ोन पर बात की। तुम्हारी दुनिया बदली है कृति, दुनिया नहीं। जिस तरह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी एक बात से तुम्हारे मन पर क्या बीत सकती है, तुम भी शायद नहीं समझ पा रही हो और आम तौर पर पूछे जाने वाली सामान्य बातों के मतलब निकाल रही हो। दुख संभालने से जल्दी बढ़ता है, इसे अनदेखा करना पड़ता है। अपने ही विचारों की उल्टन पलटन शुरू हो गई। सोचा कल गौरव से अपने इस तरह लौट आने पर सॉरी बोलेगी। सॉरी, कल मैंने आपका दिल दुखा दिया था। गौरव ने अगले दिन उसके कुछ कहने से पहले ही उससे कहा। नहीं, आपकी गलती नहीं है, कभी कभी मेरा ही दिमाग घूम जाता है, उसने माहौल को हल्का करते हुए कहा।
मन का आईना अगर नकारात्मक हो जाए तो हर छवि वैसी ही दिखती है। उसने निहारिका की बात समझकर खुद के विचारों पर प्रश्न लगाना शुरू किया। उत्तर में राहतें हथेलियों में आने लगीं। मन जरा जरा संयत हुआ तो मॉम को फ़ोन लगाया। आवाज़ भले मध्यम हो पर दोनों तरफ के दिलों में उनके स्थान सुरक्षित थे। निहारिका का रोज़ आना, इधर उधर की बातें करना, मन सहलाना मॉम को थोड़ा थोड़ा सुकून देने लगा था। उस दिन निहारिका आई तो मॉम किचन में नाश्ता बना रही थी। लगता है आज आप हलवा बना रही हैं, किचन में गाजर देखकर उसने कहा। नहीं तो बनाइए ना। वो गाजर का हलवा जयंत को बहुत पसंद था। मॉम किचन से निकलकर बालकनी में चली गई। निहारिका ने पीछे से आकर उनकी पीठ पर हाथ रखा। यादों से भागना उन्हें और भारी कर देता है, उन्हें अपना लें। बेटे के प्रति प्यार तो अभी भी वही है और रहेगा, उससे भागा नहीं जा सकता, उसके साथ जीना सीखना होगा। मॉम कुछ नहीं बोली। मैं चलती हूँ। सुबह जब डैड उठे तो किचन में घिस घिस की आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने किचन में झांक कर देखा। मॉम हलवे के लिए गाजर कस रही थी। दोनों तरफ नया साल पुराने आंसुओं में डूबा रहा। होली की छुट्टियों में कृति ने दिल्ली की उड़ान भरी। गेट के अंदर कदम रखा ही था कि रुको रुको वहीं रुको, डैड की आवाज़ आई। क्या हुआ डैड, अंदर आने भी नहीं दे रहे? उसने उत्कंठा से पूछा। आज कोई तुम्हारा स्वागत करेगा। मेरा? तभी भौं भौं की आवाज़ पर उनका ध्यान गया। एक छोटा सा पोमेरियन कुत्ता मॉम के कमरे से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। हाय कितना क्यूट है, उसने उसे गोद में उठाते हुए कहा। अब सिल्विया भी हमारे परिवार के सदस्य है, मॉम ने रसोई से निकलकर हाथ पोंछते हुए कहा। फिर तो 2 दिन सिल्विया के साथ खेलना, उसको पार्क ले जाना और घर में सिर्फ उसी की बातें होती रहीं। चलते समय मॉम ने कहा, जल्दी मिलने आना कृति, और सभी की आंखें डबडबा गईं। रास्ते में वो सोचती रही जयंत को पोमेरियन कुत्ते कितने पसंद थे, पर मॉम कभी राजी नहीं होती थी। अब सिल्विया परिवार की सदस्य थी। ओ जयंत, मेरे जयंत। उसने अपने बैग से हर सफ़र में अपने साथ रखने वाली जयंत की हुडी निकाल कर पहन ली। अपनेपन के मीठे एहसास से आंखें छलक पड़ीं। यादें भी अजीब होती हैं, तोड़ती भी हैं, जोड़ती भी हैं। नए माहौल में बसावट के लिए उसने पड़ोसियों से मिलना और सामने के पार्क में जाना शुरू किया। उस दिन वो पार्क में बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी एक बॉल उसके पैरों से टकराई। 3 साल का प्यारा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। आंटी बॉल दे दो। ठीक है, फिर तुम मुझे क्या दोगे? उसने बच्चे से पूछा। अपनी डॉल। उसे आशा थी कि बच्चा चॉकलेट बोलेगा, पर अपनी डॉल सुनकर इतना मीठा एहसास हुआ उसे कि उसने उसे गोद में उठा लिया। तभी उसकी माँ उसे पुकारते हुए आई। विशु, विशु। हेलो, बड़ा प्यारा बच्चा है, आप आसपास ही रहते हैं? उसने पूछा। हाँ, ये कोने वाला घर हमारा ही है। अच्छा, जानकर अच्छा लगा। बातों का सिलसिला शुरू हो गया, वाइब्स मैच हुई। तो फिर फ्रेंड्स? नमिता ने उठते हुए हाथ बढ़ाया। बिल्कुल, उसने भी हाथ बढ़ा दिया। घर में सारिका, पलक, नमिता और ऑफिस में गौरव, मोहित और तान्या के साथ लंच शेयर करते करते मन दोस्ती के बंधन में बंधने लगा था। और विशु तो उसका सबसे प्यारा दोस्त था। स्थिरता आने लगी थी, जीवन में भी और विचारों में भी। समय का स्वभाव ही बीतना है। जयंत को गए हुए 3.5 साल से ऊपर हो गए थे। बीच बीच में कृति का दिल्ली और इटावा जाना बदस्तूर जारी था। यादों के मोतियों को सहेजे सभी अपनी दिनचर्या की ओर लौट आए थे, पर आंसुओं और मुस्कुराहटों की आंख मिचौली वैसे ही चालू थी। लखनऊ का मिजाज उसके मन को भाने लगा था और उसने वहीं 2 BHK का फ्लैट खरीद लिया। गेट टुगेदर में सारे दोस्तों को बुलाया। खाने पीने में समय का पता ही नहीं चला। एक एक करके सब दोस्त जाने लगे। जब गौरव को छोड़ने नीचे आई तो उसने उसके आगे वीकेंड पर साथ कॉफ़ी पीने चलने का प्रस्ताव रख दिया। उसको असमंजस में देखते हुए उसने कहा, आराम से सोचकर बता देना कृति, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। पिछले 1 साल से मॉम, डैड और मम्मी पापा यानी उसके दोनों ही घरों में उसके जीवन में नए रिश्ते के रंग भरने के लिए सुगबुगाहटें चल रही थीं, पर वो ही जानकर अनजान बनती रही थी। आज गौरव की बात से उसे लगा जैसे किसी तेज़ चलती गाड़ी पर ब्रेक लग गया हो। उसने स्वयं को टटोलना शुरू किया। सुबह तक वो नतीजे पर पहुंच चुकी थी।
उसने सामान पैक किया और दिल्ली की ओर चल पड़ी। मॉम, लगता है आप आलू के पराठे बना रही हैं। घर में घुसते कृति ने सूंघते हुए कहा। अरे कृति, तुम बहुत समय बाद आई, मॉम ने खुशी मिश्रित आश्चर्य से कहा। आने का इरादा तो नहीं था, पर आलू के पराठे खाने थे, कृति ने पैर छूते ही कहा। बारिश बहुत हो रही है ना, डैड को तुम जानती हो कि आलू के पराठे कितने पसंद हैं। बारिश देखते ही फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आती हूँ हाथ धोकर, गरम गरम खाने, भूख भी बहुत लग रही है, कृति ने कमरे में जाते हुए कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब पराठों का स्वाद ले रहे थे। बातों के बीच में मॉम ने कहा, कृति अच्छा हुआ तुम आ गई, हम भी तुमसे बात करने का मौका तलाश रहे थे। क्यों? तुम्हारे दोनों पेरेंट्स का विचार है कि अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। हम बेटी की तरह तुम्हें विदा करना चाहते हैं। कुछ लड़के देखे हैं मैंने, तुम भी देख लेना। थोड़ी देर तक पानी के गिलास को गोल गोल घुमाते हुए उसने कहा, दरअसल मैं भी आप लोगों से कुछ बातें करने ही आई थी। अच्छा, क्या? उसने दोनों की ओर देखते हुए कहा। मॉम, डैड, मैंने जयंत के बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। क्या? मॉम ने आश्चर्य से कहा। शाम तक उसने अपना फैसला मम्मी को भी बता दिया। क्या? उनके मुंह से भी पहला शब्द यही निकला, पर इस क्या और उस क्या में जमीन आसमान का अंतर था। तो यही तुम्हारा फैसला है? क्या फिर से कोई इमोशनल प्रेशर? मम्मी एक बार फिर उसके आगत भविष्य से भयभीत हुई थीं और उसे जानी पहचानी पगडंडी पर ही चलाना चाहती थीं। नहीं मम्मी, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं है। तब मेरा ही मन आगे पीछे डोल रहा था। मन कह रहा था कि जो हमारा साझा ख्वाब था उसे अकेले कैसे देखूं। मॉम का दुख जहां मुझ में गिल्ट भर रहा था, वहीं उनका दबाव मुझे ज़बरदस्ती माँ बनने की ओर धकेल रहा था। पर यह ऐसा फैसला नहीं है कि इसे बोझ समझकर किया जाए या कर्तव्य समझकर। किसी बच्चे को दुनिया में लाने का निर्णय जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसे पूरी सोच और समझ के साथ ही लिया जाना चाहिए, और अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। सोच और समझ के? दुनिया में कोई भी समझदार लड़की पति के जाने के बाद ये फैसला ना करती। आप सही कह रही हैं मम्मी। हो सकता है कोई लड़की माँ न बनने का फैसला करती, कोई अनाथालय से किसी बच्चे को लाने का। कोई लड़की जो भी करे, ये उसका फैसला होना चाहिए। ये भावी माँ का फैसला होना चाहिए। ये केवल तभी सही है, और मेरे लिए मेरा फैसला ही सही है। पर तुम्हारे जीवन का खालीपन कैसे भरेगा? कौन स्वीकारेगा तुम्हें इस बच्चे के साथ? पहले से होता तब भी ठीक था। बेटा, मेरी कृति, क्या तुम्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है? अब तो सब ठीक होने लगा था, फिर अचानक? जिंदगी की गुल्लक ऐसी भावुक बातों की चिल्लरों से नहीं भरती है। जब बुढ़ापे का अकेलापन। रहने दीजिए मम्मी। पहले जब मैं शादी नहीं करना चाहती थी, तब आपने ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव बनाया, और अब? बेटा, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है मम्मी। बहुत मंथन के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ। थोड़े समय में ही जयंत ने मुझे इतना प्यार दिया है कि उसी प्यार से मन भरा हुआ है। वो मेरी ज़िंदगी में शामिल है और रहेगा। मैं उसके अंश को अपने अंदर खिलते देखना चाहती हूँ। ये हम दोनों का बच्चा होगा, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, अपने माता पिता के प्रेम के फूल। पर आगे? आगे का किसको पता है मम्मी। अभी मेरा मन शादी के लिए तैयार नहीं है। आगे अगर कोई मिला भी तो उसे मेरा अतीत स्वीकार करना होगा। जिसे मेरा जयंत के प्रति लगाव और हमारा बच्चा स्वीकार ना हो, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता कैसे बन सकता है? खुद को काट कर नए रिश्ते नहीं जोड़े जाते मम्मी। जयंत ने दिखाया है कि प्रेम में समर्पण और प्रतीक्षा क्या होती है। जिसको सागर मिला हो वो गागर से समझौता क्यों करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये दबाव बने कि? मम्मी ने फिर आशंका व्यक्त की। मैं अपने बच्चे की परवरिश करने में सक्षम हूँ। न कोई कानून और न समाज मुझ पर ऐसा दबाव डाल सकता है। और फिर जिसे मेरा बच्चा नहीं, सिर्फ मैं चाहिए हूँ, उस पुरुष से शादी तो क्या, मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करूँगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। हम तेरी खुशी में खुश हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मम्मी ने भी सहमति दे दी। दुनिया में एक माँ को दूसरी माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझता। माँ को समझाने के बाद उसने राहत की सांस ली। कमरे में आकर जयंत की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। बारिश अभी भी हो रही थी। वो खिड़की पर बैठकर टपकती हुई बूंदों को देखने लगी।
तभी उसे गौरव वाला वाकया याद आ गया। सब कुछ रील सा घूम गया। उस दिन गौरव के प्रस्ताव के बाद एक झटका सा लगा था। मन के तालाब पर एक कंकड़ फेंका गया था, लहरें तो बननी ही थीं। उस दिन अपने विचारों से डूबते उतराते वो सामान समेटने में लगी थी। जब कुछ रखने के लिए अपनी कबर्ड खोली, वहाँ जयंत की पसंद का परफ्यूम, उसके कुछ कपड़े, पसंदीदा किताबें। जयंत उसके वजूद में पूरी तरह से समाया हुआ था। मन स्वयं से तर्क वितर्क करने लगा। वो तो पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो जयंत ही था जो उसकी ना को हाँ में बदलवा ले गया था। गौरव अच्छा इंसान है, उसके मन ने तर्क दिया था। पर जो उसके और जयंत के बीच की सघनता थी, वो यहाँ मौजूद नहीं थी। तो फिर उस गांव का पता क्यों पूछना जहाँ जाना ही ना हो। आगे की ज़िंदगी में गौरव हाथ थाम कर चलेगा, मन ने चेताया था। मन तो अभी भी जयंत के साथ ही था, फिर क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को किसी और की तरफ धकेले। किसी के साथ से राहें आसान हो जाती हैं। मन चुप बैठने को तैयार नहीं था। साथ शादी का आधार प्रेम है, ना अकेलेपन की विवशता, ना ही कोई बाहरी दबाव। क्या सही होगा मन को पीछे छोड़ किसी के साथ आगे बढ़ जाना? क्या ये अन्याय नहीं होगा अपने साथ भी? दो टुकड़ों में बंटकर क्या कभी कोई द्वंद्वहीन रह सका है? लेकिन जीवन की पूर्णता, खुद ने फिर खुद को दस्तक दी। अपने आप में हर स्त्री, हर पुरुष पूर्ण है। जीवन के संदर्भ में हर इंसान का पूर्ण अलग होता है, जहाँ उसका मन ठौर पाता है। रात को जाने कब तक यही सोचते हुए उसे झपकी लग गई थी। सुबह उठी तो लगा कि उसका और जयंत का प्रेम अब विस्तार मांगता है। साझा सपने को वो अकेला पूरा करेगी। तभी बारिश की छींटें उस पर पड़ी तो देखा कि बौछार उसकी तरफ हो गई थी। उसने उठकर खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर बैठ गई। शुक्रिया गौरव, उसके होंठ बुदबुदाए। गौरव ने प्रस्ताव रखकर उसे खुद के अंदर झांकने का अवसर दे दिया था। कुछ तो था उसके अंदर जो उसे पिछले 4 साल से स्पर्म फ्रीजिंग के पैसे भरवा रहा था, जिसे समझने के रास्ते उसने खुद बंद कर दिए थे। अगले दिन फिर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में छाए काले बादल दिन को रात में बदलने को उतारू थे। वो अपने फैसले पर अडिग रहते हुए ठीक समय पर हॉस्पिटल पहुंच गई। ठीक है, मैं आपकी फाइल खोलता हूँ, डॉक्टर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। बाहर बादलों के बीच में सूरज की किरण चमकी थी। उसकी आंखें बरस रही थीं, जिसमें खुशी और दुख दोनों का स्वाद था। कुछ बारिशें यूं भी होती हैं। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई एक मार्मिक और संवेदनापूर्ण कहानी, विहान की आहट। ये कहानी उनके कहानी संग्रह विहान की आहट से ली गई है। अगर आप इस कहानी को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप उनकी पुस्तकें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे अपना कहानी सुनाने और सुनने का ये सफ़र यूं ही अनवरत चलता रहे। धन्यवाद।